नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री असम को देंगे 18,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे उद्घाटन। देश भर में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में हिंदी दिवस पर आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में होंगे शामिल। नेपाल में सामान्य होने लगे हालात। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से आम चुनाव को सफल बनाने का किया आह्वान। लंदन में 1 लाख से ज्यादा एंटी इमिग्रेशन और एंटी नस्लीय प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। ब्रिटिश संसद की ओर से किया गया कूच, कई पुलिस कर्मियों पर हमला। हांगकांग ओपन में पुरुष युगल के खिताबी मुकाबले में उतरेगी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन भी पेश करेंगे खिताबी चुनौती। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दरांग में 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी नुमालीगढ़ में दुनिया के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। 40 एकड़ में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्लांट से हर साल 5 लाख टन बांस से 50,000 टन एथेनॉल बनेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कल गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और कलाकारों को सराहा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। उनके गीतों, संदेशों और जीवन यात्रा को घर घर ले जा रही है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर हजारिका की स्मृति में सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। पीएम ने कहा कि जो नए भारत का सपना भूपेन दा ने देखा था, वो अब राष्ट्र का सामूहिक संकल्प बन गया है। विकसित भारत के लिए पीएम ने सभी से वोकल फॉर लोकल के महत्व को रेखांकित किया, साथ ही स्वदेशी उत्पाद बनाने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के विद्वानों, भाषा प्रेमियों, शोधार्थियों और राजभाषा हिंदी को व्यापक बनाने में योगदान देने वाले विद्वानों से संवाद करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदी को राजभाषा के रूप में और मजबूत करना है। इसके अलावा गृह मंत्री सरदार धाम छात्रावास के फेज 1 और फेज 2 का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त ये नया परिसर आने वाले चैंपियंस को तराशने और स्वस्थ और सक्रिय भारत के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में हालात सुधरने लगे हैं।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्यालय की ओर से घोषणा की गई कि नेपाल में संसदीय चुनाव अगले साल 5 मार्च को कराए जाएंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश के संविधान और संसदीय प्रणाली को बचाने की अपील की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी पक्षों से अगले साल होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सहयोग करने की अपील की। नेपाल के बाद अब लंदन विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। सेंट्रल लंदन में ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। माना जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग लंदन की सड़कों पर यूनाइट द किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए। ये प्रदर्शन आप्रवासी विरोधी और इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित किया गया। इसे ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में से एक बताया जा रहा है। ये रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आव्रजन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। इस रैली में वो लोग भी शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगकांग ओपन 2025 के पुरुष युगल के फाइनल में चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से भिड़ेगी। भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में विश्व के 9वें नंबर की जोड़ी चीनी ताइपे के बिंग वेई लिन और चेन चेंग क्वान को सीधे गेम में 21-17, 21-15 के अंतर से हराकर खिताबी दौर में जगह बनाई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में चीन के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ली शिफेंग से होगा। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन ने ताइवान के चाओ तिएन चेन को 23-21, 22-20 से मात देकर खिताबी दौर में प्रवेश किया है। यूएई में खेले जा रहे क्रिकेट एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की। एशिया कप में दोनों टीमें 18 बार भिड़ी हैं, जिसमें 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली। 2 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से भारतीय क्रिकेट टीम मजबूत स्थिति में है। भारतीय महिला हॉकी टीम आज एशिया कप के फाइनल में चीन से भिड़ेगी। शनिवार को सुपर 4 चरण के आखिरी मैच में मेजबान चीन ने कोरिया को 1-0 से हराया, जिसका फायदा भारत को मिला और भारतीय टीम खिताबी दौर में पहुंची। इससे पहले सुपर 4 में भारत ने जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा। टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली टीम अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।